हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक प्लस एकेडमी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इस पर हम कवर करने जा रहे हैं एक सीरीज इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम का हो। ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कंपनी रूल के बारे में। आपको पता होगा कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कंपनी रूल जो कि 1773 से लेकर 1858 को बोला गया, और क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 को बोला गया था। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कंपनी रूल। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 को बोला गया था। सबसे पहला जो आया था वो था गवर्नमेंट एक्ट 1858। जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसके बाद कंपनी से पावर को छीन करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, और इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था। मतलब अब हम अच्छे से आप पे शासन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको चेंज करके अब वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। वाइस मतलब दो वाइस, और रॉय मतलब रॉयल्टी, मतलब वाइस टू द रॉयल्टी। ये होते थे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटेन के क्राउन है, जो भी किंग है, उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था वाइस रॉय। तो जो हमारा पहले वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसका दूसरा फीचर्स है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ले करके ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था सत्ता, और इनके बिहाफ पर शासन करता था कौन? वाइस राय। ठीक है। इस एक्ट के बाद क्या हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ। अब जो पहले ड्यूअल गवर्नमेंट आपने पढ़ा था कि दो टाइप के होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो मेनली क्या होते थे? कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वो था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्सटेंडेड फॉर्म था। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे, एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो देखते थे पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी उसका ख़त्म हुआ था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। इस वीडियो के थ्रू हम जो पिछला पढ़ा रहे हैं उसका भी आपको साथ साथ रिवीजन करवाते हुए चलेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जो इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो थर्ड है इसका जो फीचर्स है वो है कि एक नया ऑफिस बनाया गया था, एक नया पोस्ट को क्रिएट किया गया था। उस पोस्ट का नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये क्या था? एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। ब्रिटिश कैबिनेट का ही जो मेंबर था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और इसको कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी डिसीजन लेना, तो आप उस डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरह से ऑथराइज हो। ठीक है। इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया था जिसमें 15 मेंबर्स को ऐड किया गया। मतलब ये क्या करेंगे? जो सेक्रेटरी है उनको असिस्ट किया करेगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को असिस्ट करेंगे। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है। और जिसका चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के बाद जो एक्ट आया था वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, जिसके बाद इनको लगा था कि अब हम इंडियंस को दूर नहीं रख सकते। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग है, कोई भी एडम से रिलेटेड अगर हमें डिसीजन लेना है तो उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इंडियन को इंक्लूड करने के लिए 3 यहाँ पर एक्ट लाया गया था, 1861, 1892 और 1909। इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। 1909 को हम
मोले मिंटो रिपोर्ट बोलते हैं। इसका मेन पर्पस यही था कि हमें इंडियंस का कोऑपरेशन लेना है, इंडियंस को भी अपने साथ में ऐड करना डिसीजन मेकिंग में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला फीचर जो है वो है वाइसराय जो है वो नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। यहाँ पर नॉन ऑफिशियल्स का मतलब क्या है, मतलब वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बट उनके पास कोई पावर नहीं होगा, कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी, ना ही वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो बस एक ऐसे ही इंक्लूड कर लिया गया था नॉन ऑफिशियल्स मेंबर के तौर पे, ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया एज ए नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, जिनमें सबसे पहले थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अगर इनको अंग्रेज़ों ने नॉमिनेट किया है मतलब कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के हितैषी रहे होंगे, मतलब ये अंग्रेज़ों को सपोर्ट इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर का ट्रांसफ़र होना। अगर सारे पावर एक ही हैंड में रेस्ट कर रहा है, एक ही हैंड में है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर पावर सेंटर से ट्रांसफ़र होकर के स्टेट से होकर के लोकल गवर्नमेंट पे अगर शिफ्ट हो रही है तो उस चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें तो हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, साथ ही साथ हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है और हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट है। तो ये पावर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी पावर का ट्रांसफ़र होना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो इस एक्ट की मदद से क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास था जिनको लेजिस्लेटिव पावर छीन ले गई थी, वो लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पर वापस से इनको दे दिया गया। यहाँ पर हम वीडियो के रिकैप करते हैं तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये बोला गया था कि आप सुपीरियर हो बाकी के दो गवर्नर से। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ मद्रास है, वो आपके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, आपके नीचे काम करेंगे, आप सुपीरियर रहोगे। यहाँ से इनका पावर छीन लिया गया था। और साथ ही साथ एक और एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और ये बाकी के जो दो गवर्नर थे इनको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये चीज़ें जो ख़त्म हुई थी, वापस से जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 है, इससे वापस से इनका पावर को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। जो थर्ड है वो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल। अब ये जब डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो एक तो सेंटर है ही, सेंटर से क्या हुआ, अब प्रोविंसेस में डिवाइड होने लगा पावर। तो ये अलग अलग प्रोविंस बने। बंगाल को 1862 में बना दिया गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को, जो कि पाकिस्तान वाला जो रीजन है, उसको 1886 में बनाया गया, और पंजाब को 1897 में बनाया गया था। ये सारे नए काउंसिल्स बनाए गए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। इस एक्ट का एक और फीचर्स है कि अब जो वायसरॉय है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस बनाएगा, और ये जो ऑर्डिनेंस बनाएगा वो अपने मन से बनाएगा। ये कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये विचार विमर्श नहीं करेगा। सेम सिचुएशन अभी भी है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इमरजेंसी में, जब कोई भी अगर इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू करता है। उस केस में वो किसी से पूछेगा नहीं, अपने मन से ही कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स ही रहती है। 6 मंथ के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली वो अनवैलिड हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा काउंसिल्स एक्ट आता है वो होता है 1892, ठीक है। इसके फीचर्स की बात कर लें तो ये है, इसमें क्या किया गया कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर जो ऐड किया गया था, पहला जो आपने पढ़ा होगा, ये तो आपने पढ़ा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड किया गया था। तो 1892 में क्या किया गया, इसी नॉन ऑफिशियल मेंबर को और बढ़ा दिया गया, सेंट्रल में भी बढ़ाया गया और प्रोविंशियल में भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इनके जो मेजोरिटी में रखा गया, इनके जो नंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल्स का जो नंबर था वो नॉन ऑफिशियल्स है कि आप बजट पर डिस्कस कर सकते हो। इनके पावर को और बढ़ा दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर को बढ़ा दिया गया।
अब आप बजट पे डिस्कशन कर सकते हो, साथ ही साथ आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन से पूछ सकते हो। जो एडेड थे ना नॉन ऑफिशियल मेंबर, अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में ऐड करना है तो उसको कौन ऐड करेगा? वाइस राय। और जो अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करना है तो वो ऐड करेगा गवर्नर। लेकिन ये भी अपना मन से नहीं करेंगे, ये भी एक इनको कोई रिकमेंडेशन देगा। अगर कोई बिजनेस क्लास के लोग हैं या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या कोई भी यूनिवर्सिटी जाएगा, किसी व्यक्ति को रिकमेंड कर रहा है कि हाँ इनको ऐड कर लो, नॉमिनेट कर लो, तो उनके रिकमेंडेशंस में ही ये लोग इनको ऐड किया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ इस एक्ट में कहीं भी इलेक्शन का वर्ड का यूज नहीं आया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया था, इलेक्शन कहीं नहीं किया गया था। जो भी पोस्ट को फिल करना था नॉन ऑफिशियल सीट्स को, तो उनके लिए इलेक्शंस नहीं कराया गया था। इसके बाद जो सबसे लास्ट काउंसिल्स एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मोर्ले जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, एंड जो मिंटो थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर ही ये जो एक्ट है वो लाया था, इसीलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इस एक्ट का ये फीचर था कि जो बोथ मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल, उनके जो मेंबर्स थे नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया। जो सेंटर में थे उनको 16 से 60 कर दिया गया, और जो प्रोविंशियल थे उनका नॉन यूनिफॉर्म रहा, मतलब किसी प्रोविंस में ज़्यादा कर दिया गया, किसी प्रोविंस में कम कर दिया गया। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं था कि हाँ सबका सेम है। साथ ये भी किया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें जो ऑफिशियल्स मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी रहेगी, और जो प्रोविंशियल हैं उनमें नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी रहेगी। ठीक है। इस एक्ट में सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अगर कोई एरिया है जहाँ पर मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम्स ही खड़ा होंगे और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही देगा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला गया है, क्योंकि पहली बार इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की। इसके बाद जो एक्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इस एक्ट को भी मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला गया, क्योंकि मॉन्टेगो उस टाइम के सेक्रेटरी थे और क्लेम्सफोर्ड जो थे वो उस टाइम के वाइसरॉय थे। इस एक्ट के अगर फीचर्स की बात करूँ तो इस एक्ट का फीचर्स ये था, अब क्या किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग कर दिया गया। मतलब कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे सिर्फ सेंट्रल कानून बनाएगा, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे सब जो है वो अपना कानून बनाएगा, लेकिन फिर भी सेंटर को सुपीरियर रखा गया, सेंटर है भी। ठीक है, लेकिन सेंटर कुछ सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर कानून बनाएगा, कुछ सब्जेक्ट है जिसमें प्रोविंस कानून बनाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोविंस वाले में भी इसको डिवाइड कर दिया गया, एक हो गया ट्रांसफ़र, एक हो गया रिजर्व। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट जिसपे सिर्फ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट जिसपे गवर्नर और मिनिस्टर्स दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन ये क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेकर के। और रिजर्व सब्जेक्ट वैसा होगा जिसपे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर बनाएगी, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल के लिए एक अलग सब्जेक्ट रहेगा, कुछ सब्जेक्ट है जिस पे सेंट्रल से कानून बनाएगा, कुछ सब्जेक्ट है जिस पे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी। ठीक है, लेकिन प्रोविंशियल के सब्जेक्ट पे भी दो सब्जेक्ट में बांट दिया गया, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट था जिस पे गवर्नर और मिनिस्टर्स दोनों मिल के कानून बनाएंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। लेकिन रिजर्व सीट जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यहाँ से क्या होता है, ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट डायरकी का स्टार्ट हो जाता है। इस एक्ट में बाई कैमरलिज्म का भी इंट्रोडक्शन होता है। बाई कैमरलिज्म मतलब दो वर्ड से बनाएगी, बाई प्लस कैमरलिज्म। बाई मतलब टू, कैमर मतलब
चैम्बर, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अभी भी जैसे आप देख रहे होगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ना बाइकैमरलिज्म, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। सेम उस टाइम भी बाइकैमरलिज्म आया था और डायरेक्ट इलेक्शन का यूज किया गया, ठीक है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया एंड लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। ये चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। अब क्या किया गया, पेहलगाम एक्ट के थ्रू 6 मेंबर्स जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव होते थे, उसमें से 6 मेंबर्स में 3 जो मेंबर्स हैं वो इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। मतलब जो मिलिट्री का जो डिपार्टमेंट है उसके अलावा बाकी के 6 में से 3 जो होंगे वो इंडियंस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आर्मी का भी अगर जिम्मा सिर्फ इंडियंस को दे दिया गया तो फिर इंडिया तो गुलाम रहेगा ही नहीं। इसीलिए कमांडर इन चीफ को इन्होंने अपने हाथों में रखा, बाकी के 6 में से 3 को इंडियंस को दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले जो एक्ट में हमने देखा था कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को दी गई थी, इसमें और बढ़ा दिया गया। इसमें सिख्स को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दे दिया गया और साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया। इस एक्ट के थ्रू कुछ लोगों को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, लेकिन ये राइट टू वोट सिर्फ लिमिटेड नंबर्स के लिए दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेटेड पीपल्स। ओके, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अगर आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ही आपको राइट दिया जाएगा कि आप वोट दो। साथ ही साथ एक ली कमीशन बनाई गई 1923 से 24 के बीच में। ये ली कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अभी हम बात करें तो वो यूपीएससी है, सेम उस टाइम पे ली कमीशन ने ये बोला कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। 1926 में इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था। इस एक्ट का अगला फीचर्स ये भी है कि इस पहली बार जो है वो प्रोविंशियल और सेंट्रल का बजट को सेपरेट किया गया था। मतलब सेंटर का अलग बजट होगा एंड प्रोविंस का अलग बजट होगा। आज भी देखो तो इंडिया का बजट अलग होता है ना, स्टेट का बजट अलग होता है। इसके साथ एक और पोस्ट बनाया गया, हाई कमिश्नर का पोस्ट, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। ये हाई कमिश्नर फॉर इंडिया रह गए, जो कि ये लंदन में बैठेंगे। मतलब जैसा भी होता है ना, कहेंगे जो कि लंदन में बैठेंगे। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले हुआ करते थे, उनका ही जो रोल है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, जिसमें ये बोला गया कि जो हमने ये जो एक्ट लाया है वो एक्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही कि नहीं कर रही। इसका हम 10 साल बाद इसका हम जायज़ा लेंगे और हम देखेंगे कि वो सही है या कुछ सुधार की ज़रूरत है। इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला गया था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। अगर आप बात करें साइमन कमीशन की तो ये बनाया गया था 1927 में, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 ब्रिटिश थे, एक भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सब ने मिलकर के इस कमीशन को बाइकआउट किया। और जब साइमन कमीशन इंडिया आने वाला था तो लोगों ने इसको काले झंडे दिखाकर विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा भी दिया, ठीक है। इस वजह से लगातार जो विरोध हुआ, इसकी वजह से इसने क्या किया, 2 साल पहले ही अपना रिपोर्ट सबमिट करके 1930 में ये चला गया। साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। साइमन कमीशन ने बोला कि जो हमने कॉम्युनल इलेक्टोरेट की बात की थी वो अच्छा है और इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। साथ ही साथ इसने बोला कि जो हमने डायरकी दे रखी है ना प्रोविंस और स्टेट के, प्रोविंस और सेंटर को, वो डायरकी ख़त्म करो। साथ ही साथ इसने बोला था कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलकर के हम एक फेडरेशन बनाते हैं। इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए कि हमने ये रिपोर्ट सौंपा, ये सही है या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ, ब्रिटेन में, जहाँ पर सारे जो भी लीडर्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हैं, जो प्रिंस हैं, ठीक है,
तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसको बाइकआउट किया था। पहले दो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको गांधी जी ने बाइकआउट किया था, लेकिन जो थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें गांधी जी गए थे। ठीक है, इन तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस पर जो भी डिस्कशन निकल के सामने आया, जो भी सुधार निकल के सामने आया, उसको एक वाइट पेपर पर लिया गया। ठीक है, और जो उसको सबमिट किया गया था कहाँ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। उस कमेटी को ये जो रिफॉर्म्स थे वो सबमिट किया गया कि हमने ये चेंजेस लाए हैं, आप देख लो। ठीक है, और ये सारे रिकमेंडेशन जो थे वो जो नेक्स्ट एक्ट आने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932। इससे पहले आपने जो साइमन कमीशन पढ़ा था, और ये जो कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 है, ये कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, ये सारे इसी में आते हैं, जो आपने पढ़ा था ना 1919, ये सारे इसी में आते हैं। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1932 में ये जो ब्रिटिश के पीएम थे उस टाइम के, रैमसे मैकडोनाल्ड, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से हम क्या करेंगे, जो हमने मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, सेम चीज़ हम अब पास करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को, मतलब अब SC ST को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ये चीज़ सुन करके गांधी जी ने अनशन स्टार्ट कर दिया। गांधी उस टाइम अरबड़ा जेल में थे, जो कि अभी पुणे में है, येरवड़ा जेल। उस टाइम जेल में थे, जेल में ही गांधी जी ने अनशन स्टार्ट कर दिया कि हम ये डिमांड नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले तो हिंदू मुस्लिम को अलग किया, अब हिंदू में भी अलग कर रहे हैं, जो SC है उनको अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके। ठीक है, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, और लास्टली क्या होता है, पूना पैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और जो डिप्रेस क्लास के जो लीडर थे BR अम्बेडकर साहब, उनके बीच में एक पूना पैक्ट साइन होता है, दोनों मिल करके गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में होता है। बात की गई कि हम हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब हिंदू में अलग इलेक्टोरेट नहीं होगा कि मुस्लिम SC ST का अलग इलेक्टोरेट हो और बाकी का अलग। ठीक है, लेकिन हम कुछ सीट्स जो है उसको हम रिजर्व कर देंगे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब SC ST के लिए हम कुछ सीट जो है वो हम रिजर्व करेंगे जहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। उसके बाद जो आता है एक्ट होता है, वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, इस एक्ट में 321 सेक्शंस हैं, 10 शेड्यूल्स हैं। इस एक्ट की अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस एक्ट में पहली बार पावर डिवीज़न हुआ था, और गए थे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब वैसे को इंक्लूड किया गया होता है, वैसे मुद्दाओं को इंक्लूड किया गया था जिसपे सेंटर ही कानून बनाएगी। जैसे अब एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें या लॉ की बात करें, तो वैसे चीज़ें जो वैसे सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल लिस्ट में इंक्लूड किया गया। प्रोविंस 59 आइटम्स को फेडरल लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। साथ ही साथ प्रोविंशियल लिस्ट था जिस पे प्रोविंस ही कानून बना पाएगी या स्टेट ही कानून बना पाएगी, तो इसमें टोटल 54 आइटम्स को इंक्लूड किया गया। अब नेक्स्ट जो लिस्ट था वो था कंकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों मिल करके, सेंटर और प्रोविंस दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, तो टोटल 36 आइटम्स इसमें इंक्लूड किया गया। इस एक्ट के साथ ही डायरकी का जो है वो एंड हो जाता है, जो आपने पढ़ा था ना डायरकी, उसका खत्म हो जाता है, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है, आप अपना डिसीजन खुद लो। ठीक है, इसी के साथ जो 11 प्रोविंस थे उस टाइम, टोटल 11 प्रोविंस थे, उनमें से 6 प्रोविंस को, तो आउट ऑफ 11 6 प्रोविंसेस हैव बीन गिवन बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का आपने पहले पढ़ चुका है कि 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो प्रोविंसेस को भी बाई कैमरलिज्म दिया गया। उनमें सबसे पहले था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड को भी। में अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ये बाई कैमरलिज्म इन स्टेट्स के पास है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। मतलब इन स्टेट्स में आप देखोगे तो इनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, 2 चैम्बर्स हैं, इसलिए इनको बाई कैमरलिज्म बोला गया था। इस एक्ट का जो नेक्स्ट फीचर है वो है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब
पहले जो था वो कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब बढ़ा करके 10% ऑफ पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 10% लोगों को वोट देने का अधिकार है। इस एक्ट के साथ ही एक RBI का फॉर्मेशन किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो करेंसी को कंट्रोल करेगी, ठीक है, कॉमर्शियल मनी रिलेटेड मैटर को अब RBI कंट्रोल। इस एक्ट के थ्रू अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बनाया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल जैसे अभी UPSC है जो कि यूनियन लेवल पे काम करती है, ठीक है। प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है जो कि स्टेट के लिए बनाई गई। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर 2 स्टेट मिलकर के चाहे कि हम एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएं तो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करवा सकते। इसके बाद जो एक्ट आता है वो था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के थ्रू हमें आज़ादी मिल गई थी। 20 फरवरी 1947 में क्या होता है, जो ब्रिटिश के PM होते हैं क्लेमेंट एटली, वो ये अनाउंस करते हैं कि हम 30 जून 1948 के बाद इंडिया आज़ाद है, हम इंडिया को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ये बोलती है पार्टीशन हमें चाहिए, हमें एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान, ठीक है, इस जिद पे अड़ जाती है। 3 जून 1947 को क्या अनाउंसमेंट आता है, ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं, क्योंकि 1946 में क्या किया था कांग्रेस ने, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। 1946 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, जब हम देश को आज़ादी मिलेगी तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। तो इस चीज़ पे 3 जून 1947 को ये स्टेटमेंट आता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है तो कंट्री के उस पार्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो अनविलिंग है इसको अपने ऊपर लागू करवाने के लिए। इट मीन्स अगर मान लीजिए प्रोविंस अलग अलग थे, तो कोई अगर प्रिंसली स्टेट है, अगर वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर लागू हो तो आप उसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान वाले डिमांड को एक तरह से मान लिया गया था। सेम उसी दिन 3 जून 1947 को जो उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो अपना एक माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं, इसको पार्टीशन प्लान भी बोला गया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करने की प्लान। वहाँ पर मुस्लिम लीग के डिमांड को मान लिया जाता है। इस एक्ट के फीचर्स की बात करें तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो ख़त्म हो जाता है। पहले जो एम्परर थे, जो भी ब्रिटिश के किंग थे, वो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल लगाते थे, वो टाइटल को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और साथ ही साथ जितने भी पहले पोस्ट थे वाइसराय का, वो सारे एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक गवर्नर जनरल का पोस्ट रखा गया दोनों डोमिनियन के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए गवर्नर जनरल का एक पोस्ट रखा गया था, जो कि एक नॉमिनल हेड था, ठीक है। उनके पास ज़्यादा पावर नहीं था, बस एक नॉमिनल हेड था जो कि ब्रिटिश किंग द्वारा अपॉइंटेड होते थे। ये अपने मन से कोई काम नहीं करेगी, ये जो है वो एडवाइस पे काम करेगी। किसके एडवाइस पे काम करेगी? जो कैबिनेट है, जो भी हमारा कैबिनेट है उस पर जो एडवाइस है उसी के एडवाइस पे काम करेगी। तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइसराय भी थे, ठीक है। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एम्पावर किया जाता है कि आप अपने अपने देश के लिए कानून बना सकते हो। साथ ही साथ जो ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी था उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके जो पावर थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। कॉमनवेल्थ का मतलब वो सारे स्टेट जो कभी न कहीं इन ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, मतलब जो ब्रिटिश के गुलाम थे, वो सारे कॉमनवेल्थ में आ जाते हैं, वो सारे कंट्री कॉमनवेल्थ में आ जाते हैं। तो सारे कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए एक ही सेक्रेटरी बना दिया गया। इसी के साथ साथ जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट था उनको ये बोला गया कि आप अपने मर्जी के ऊपर हो, अगर आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ओके। इसी के साथ साथ ये भी बोला गया कि आप जो अपने देश है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे चला सकते हो। दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए बोला गया, जब तक आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं रहता तब तक आप इस एक्ट के थ्रू अपना देश को चला सकते हो, और इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तो आप उसके लिए ऑथराइज हो, ठीक है।
जैसा कि आपने को बताया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी, जो कि जिनको जिम्मेदारी दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उनको इंटरिम गवर्नमेंट में इनको पार्लियामेंट बना दिया गया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को समराइज करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़े थे कि इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 के बीच में चला था, और उसके बाद जो था क्राउन रूल था जो कि 1858 अप टू 1947। तो सबसे पहले जो कंपनी रूल में आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और बाकी के दो गवर्नर थे उनको इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, फिर आया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या किया गया कि दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उनको ये ख़त्म करने के लिए एक नया एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको बोलते हैं, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को। इसमें यह बोला गया कि गवर्नर जनरल या कंपनी का कोई भी ऑफिशियल्स अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें के थ्रू क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी का ही होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ये कमर्शियल मैटर को देखते हैं, ये पॉलिटिकल मैटर को देखते हैं। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजने के लिए दो इनके शर्त थे। ठीक है, एक सिविल शर्त था, एक मिलिट्री था कि कमांडर इन चीफ बना दो, और साथ ही साथ ओवरराइड करने का ऑप्शन, मतलब मुझे पावर दो। ठीक है, इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके बाद आता है चार चार्टर एक्ट आते हैं, 1793, 1830, 1833 और 1853, हर 20 साल बाद आता है। ठीक है, तो जब पहला चार्टर एक्ट आया था 1793, उसमें ये बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है जो ट्रेड मोनोपोली है वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 1830 में ये बोला गया जो आपकी मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी गई, एक्सेप्ट ट्रेड विथ टी एंड चाइना, मतलब चाय और चाइना में आपका मोनोपोली रहेगा, बाकी मोनोपोली आपकी ख़त्म कर दी जाती है। 1833 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1853 में क्या हुआ कि ओपन कंपटीशन रखा गया ICS एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ओपन कंपटीशन रहेगा, प्लस लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया। फिर हमने पढ़ा था क्राउन रूल जो कि 1858 से अप टू 1947 में रहा। इसमें सबसे पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर 3 एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। ठीक है, 1861 में क्या किया, ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकती है अगर इमरजेंसी केस में, और ये 6 महीने के लिए ही वैलिड होगा। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब पावर को ट्रांसफ़र किया गया। 1892 में ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके पास पावर है कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बढ़ाया गया। 1909 में क्या किया है, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, इसको कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला गया, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का इसमें बोला गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसके थ्रू बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन की बात यहाँ पर आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो इसमें मेन फीचर्स थे वो थे RBI बना था इसमें। ठीक है, फेडरल PSC, मतलब यूनियन का एक अलग सर्विस कमीशन होगा, प्रोविंशियल का अलग सर्विस कमीशन होगा, इसके साथ ही साथ फेडरल कोर्ट बना था, और इंडियन जो लास्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में आज़ादी मिल गई। थैंक यू।